हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत इंटरवल क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्योंकि राज्य व्यवस्था में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, इसीलिए आजकल आयोग ने इसे थोड़ा सा डीप पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपके सामने वो प्रश्न लेके आया हूँ जो किसी न किसी मतलब एग्ज़ाम में अच्छे लेवल पर पूछे गए हैं और डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ए है आपका मूल अधिकार, बी है आपका राज्य की नीति निदेशक तत्व और सी है आपके राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और डी है आपका भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो देखो, जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका भारत सरकार अधिनियम जो आया था आपका 1935 में आया था, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये इसी की बात करता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन जो था वो इसी के तहत हुआ था। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारत सरकार के कार्य के संचालन के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको आपका शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके तहत? तो 1935 के ही तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 1932, फिर 1936 और 1947। तो देखो, इसका भी जो राइट आंसर है वो आपका सन 1935 के अधिनियम जो था उसके तहत किया गया था। तो मैं इससे रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि 1935 का जो अधिनियम था इसमें क्या कहते हैं आपका 451 क्या थी, धाराएं थी। ठीक है ना, तो 451 आपकी धाराएं थी और 15 आपके परिशिष्ट थे। 15 आपके क्या थे, तो परिशिष्ट थे। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक जानकारी थी और मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो ये देखो, जो आपका संघ था 11 ब्रिटिश प्रांतों का और 6 चीफ कमिश्नरों के, ठीक है, क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था। ठीक है ना, और जो स्वेच्छा से संघ के सम्मिलित हो और प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। तो इसमें क्या कहा गया था कि प्रांतों का क्या कहते हैं, इसमें संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु क्या कहते हैं देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था, यानी कि उनके लिए आपका और कहते हैं कंपलसरी नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और कहते हैं आपका स्वशासित संवैधानिक और आधार प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो आपको पता होगा कि केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना है वो इसी के तहत की गई है और इसके साथ ही एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। तो ये था आपके पास ऑप्शन जो हैं देखो 1909, 1919, 1935 और 1947। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो भी आपका क्या है कि जो आपका 1935 था। ठीक है, इसी के तहत आपका निरंकुशता का सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया था। तो मैं थोड़ा डिटेल ब्रीफ बताता हूँ इसके बारे में कि जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था उसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और जो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में क्या गया था, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था तथा संघीय शासन प्रणाली के स्थापना के साथ ही संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की जो बात करते हैं उसे लाया गया था 1935 के तहत ही। ठीक है, तो इतना पता चल गया हमें कि 1909 में क्या था आपका मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन और 1919 में क्या था आपका कि भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, और 1935 में क्या था आपका केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था तथा संघीय शासन प्रणाली की स्थापना। ठीक है, तो और बाकी आपका ऑटोक्रेसी वाला भी इसी के तहत आया था। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक
प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो पूछा गया है कि कितनी जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुन के आता था। ठीक है, तो ये इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपके 10 लाख प्रति व्यक्ति पर एक जो है आपका वो चुन के आता था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम बात कर लेते हैं। तो देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पर 10 लाख क्या कहते हैं व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है, मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा था। कब भेजा था? तो 1946 में भेजा था आपका। ठीक है, और इस प्रतिनिधिमंडल में लॉर्ड वेवल तथा भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में आया था। ठीक है, तो ये रही इसकी डिटेल्स। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो देखो, जो भारतीय संविधान सभा का गठन था वो आपको किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना थी वो जो 1946 उसी के तहत ही किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, पर आप सी ऑप्शन लेके ऐसे 1946 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता था कि इसमें तो नहीं हुआ था और क्रिप्स प्रस्ताव में भी ये चीज़ नहीं हुई थी, 1946 में हुई थी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई। ठीक है, तो 1946 के तहत ही की गई है। और संविधान सभा में कुल कितने थे सदस्य? तो 389 सदस्य थे आपके। ठीक है, और जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे। 292 आपके क्या थे? तो ब्रिटिश गवर्नरों के अधीन थे और 11 प्रांतों से थे। और आपके क्या थे? 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, और 4 जो आपके प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। ठीक है, और जो आपके 93 थे, ठीक है ना, जो 93 प्रतिनिधित्व थे देशी रियासतों के लिए जाने थे। और प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य का निर्वाचन होना था। ठीक है ना, तो ये उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। और अगले हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो देखो, ये किया गया था आपका 1813 के जो आपका चार्टर एक्ट आया था 1813 में, इसके द्वारा किया गया था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड कुछ व्यवस्थाएं क्या थी 1813 के तहत, उसको हम समझ लेते हैं कि तो देखो, पहली चीज़ जो थी, पहली अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन से व्यापार तथा चाय के साथ व्यापार को एकाधिकार बना था। अभी भी वो क्या कर सकते थे? चीन और चाय के साथ व्यापार कर सकते थे, जिसको कब ख़त्म किया गया था? तो 1833 में ख़त्म किया गया था। ठीक है, समझ गए? एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1813 में। और चीन और चाय के साथ जो बचा हुआ अधिकार था उसे कब ख़त्म किया गया? तो 1833 में किया गया था। और 1813 में और क्या कहा गया था? तो सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। ठीक है, मतलब कि जितने भी बाकी अंग्रेज थे उन सभी को छूट दे दी गई थी कि आप भारत से व्यापार कर सकते थे। पहले ऐसा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। और क्या कहा गया था आपका 1813 में? तो ये कहा गया था कि कंपनी की आय से 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, तो 1 लाख रुपए जो भी भारतीयों से आय होगी उसको क्या कहते हैं, इंडियन एजुकेशन पे खर्च करने की बात की गई थी 1813 के ही चार्टर एक्ट में। आगे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो अब बात कर रहे हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो देखो, जो हमारा संघीय न्यायालय बना है वो आपका बना है 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम जो था उसके लिए 1935 था। तो दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किसी में भी क्या था, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की बात नहीं की गई है। अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि 1935 में ये बात की जा चुकी थी। ठीक है, और बना कब था? तो 1 अक्टूबर आपका 1937 में एक हमारा संघीय न्यायालय बन के तैयार हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। ठीक है, होपफुली ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इससे। और इससे आपका क्या आता है, जो इसका बेसिक है यहाँ पे क्या आता है, हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की संविधान की, तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन से जो भी होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको।
8वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। अब पूछ रहा है कि ऐतिहासिक कानून कौन सा नहीं था, तो ये आपको पता ही है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऐतिहासिक कानून थे, सिवाय एक को छोड़कर। वो कौन सा है आपका डी, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या थे, आपके ऐतिहासिक कानून रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम अगर डिटेल में हम बात करने की कोशिश करें तो देखो, ब्रिटिश शासनकाल में क्या होता था, संविधान के विकास के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कानून ऐतिहासिक नहीं था। ये क्यों नहीं था? इसके अंतर्गत क्या था, आपका अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या फिर उससे क्या था संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की नियोग्यता यानी डिसेबिलिटी को दंडित करने का उद्देश्य था इसके अंदर। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आपके पास पेपर में कभी आ जाता है सपोज, तो ये किससे रिलेटेड है, तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। ये आपको पता ही है, ठीक है। और ये आपको बता दिया, अभी हमने बताया कि क्या थे इसमें, चीन का पूरा वो सारे ख़त्म कर दिए गए थे, चाय और उसके साथ चीन के साथ भी व्यापार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। रेगुलेटिंग एक्ट में आपको पता ही है, ठीक है, कि आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और अब वो बना था बाद में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि सभी टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को कवर करते जाऊँ, उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको इसमें बताते जाऊँ। थैंक यू सो मच।